नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये दुनिया, ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, ये आसमान, ये सब कुछ असल में भौतिक हो ही ना, बल्कि सिर्फ एक विचार हो? आज हम इसी एक बहुत ही चौंकाने वाले सिद्धांत की पड़ताल करने वाले हैं, दार्शनिक आदर्शवाद। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले 1 मिनट जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। आज के समय में लगभग 82% दार्शनिक मानते हैं कि दुनिया असल में है, मतलब हमारे मन से बाहर एक असल भौतिक दुनिया मौजूद है। इसे कहते हैं यथार्थवाद। और आदर्शवाद, उसे मानने वाले सिर्फ 4.3% हैं। तो यही हमारी आज की पहेली है। एक ऐसा विचार जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, वो आज इतना अलग थलग क्यों पड़ गया है? अच्छा, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जब हम आदर्शवाद कहते हैं तो हमारा मतलब ऊंचे आदर्शों या हमेशा पॉजिटिव सोचने से नहीं है। दार्शनिक आदर्शवाद एक बहुत बहुत गहरा दावा करता है। ये कहता है कि असलियत यानी रियलिटी किसी पत्थर या एटम से नहीं, बल्कि मन, चेतना या विचारों से बनी है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक सफर पर निकलेंगे। हम ये समझेंगे कि आदर्शवाद है क्या। हम इसकी प्राचीन जड़ों को टटोलेंगे, पूरब और पश्चिम दोनों में। फिर देखेंगे कि कैसे आधुनिक यूरोप में इसने एक क्रांति ला दी, इसके पतन के कारण जानेंगे, और आखिर में ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या ये विचार फिर से लौट रहा है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है प्राचीन दुनिया। देखिए, ये सोचना कि सब कुछ मन का खेल है, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी गूंज हमें हजारों साल पहले दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में सुनाई देती है। पश्चिम में इस विचार का जनक माना जाता है प्लेटो को। उनका तर्क था कि जो भौतिक दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, ये असली दुनिया की बस एक धुंधली सी परछाई है। असल दुनिया तो विचारों की है, फॉर्म्स की है। एक ऐसी जगह जहां न्याय, सुंदरता और अच्छाई अपने सबसे शुद्ध, सबसे परफेक्ट रूप में मौजूद हैं। और इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खोज सिर्फ ग्रीस में नहीं हो रही थी। जिस समय प्लेटो ये सब सोच रहे थे, उसी दौर में हजारों मील दूर भारत में भी ऐसे ही गहरे सवाल पूछे जा रहे थे। इससे पता चलता है कि ये असलियत को समझने की एक सार्वभौमिक मानवीय खोज थी। भारत के अद्वैत वेदांत परंपरा ने तो इससे भी एक कदम आगे का विचार रखा। इसके मुताबिक ये जो हमें अलग अलग चीजें और लोग दिखते हैं, ये सब एक भ्रम है, एक माया है। परम सत्य तो बस एक ही है, ब्रह्म, यानी एक सर्वव्यापी अखंड चेतना। और हमारा जो मैं है, यानी हमारी आत्मा, वो उसी ब्रह्म का एक हिस्सा है। इसी तरह बौद्ध धर्म की योगाचार शाखा ने चित्त मात्र, यानी सिर्फ मन का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि जिसे हम बाहरी दुनिया समझ रहे हैं, वो असल में हमारे मन की ही एक रचना है। ठीक वैसे ही जैसे सपने में हमें एक पूरी दुनिया बिल्कुल असली लगती है, वैसे ही ये जागृत अवस्था भी मन का ही एक प्रक्षेपण है। चलिए, अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं आधुनिक युग में। यहाँ आकर आदर्शवाद सिर्फ कुछ गिने चुने मनुष्यों का विचार नहीं रहा, बल्कि ये पश्चिमी दर्शन के बिल्कुल केंद्र में आ गया और इस पर जबरदस्त बहसें छिड़ गईं। इस क्रांति के 3 बड़े नायक थे। आयरलैंड से जॉर्ज बर्कले और जर्मनी से इमैनुअल कांट और GWF हेगल। इन तीनों ने अपने अपने अंदाज में आदर्शवाद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जॉर्ज बर्कले ने शायद सबसे हैरान कर देने वाला विचार सामने रखा। उनका मशहूर लैटिन वाक्य है इससे एस्ट परसीपी, यानी होने का मतलब है महसूस किया जाना। सोचिए, अगर जंगल में कोई पेड़ गिरे और उसे सुनने वाला कोई न हो, तो क्या कोई आवाज होगी? बर्कले कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आवाज का अस्तित्व ही किसी के सुनने पर निर्भर करता है। लेकिन इमैनुअल कांट ने एक ज्यादा बारीक तर्क दिया। उन्होंने कहा, रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मन से बाहर दुनिया है ही नहीं। दुनिया तो है, लेकिन हम उसे कभी भी सीधे सीधे नहीं जान सकते। हम उसे हमेशा अपने मन के चश्मे से ही देखते हैं। ये चश्मा है समय, स्थान और तर्क का। मतलब हमें दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वो है, बल्कि वैसी दिखती है जैसा हमारा मन उसे हमें दिखाता है। और फिर आए हेगल, जिनकी सोच सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड, इतिहास, प्रकृति, कला, सब कुछ एक ही परम चेतना की कहानी है, जिसे उन्होंने गाइस्ट या निरपेक्ष आत्मा कहा। ये आत्मा समय के साथ खुद को बेहतर ढंग से समझ रही है और लगातार विकसित हो रही है। 19वीं सदी में आदर्शवाद अपने शिखर पर था, लेकिन फिर 20वीं सदी आई और कहानी में एक बड़ा मोड़ आया।
एक जबरदस्त बौद्धिक पलटवार हुआ और इसी पलटवार में हमारी उस शुरुआती पहेली का जवाब छिपा है कि आदर्शवाद इतना अलोकप्रिय क्यों हो गया। ये बदलाव मोटे तौर पर 3 चरणों में हुआ। पहले दार्शनिकों की एक नई पीढ़ी ने तीखी आलोचना शुरू की। फिर उन्होंने कॉमन सेंस की दुहाई दी कि भाई ये तो जाहिर सी बात है कि मेरे सोचने से ये कुर्सी गायब नहीं हो जाएगी। और तीसरा विश्लेषणात्मक दर्शन का उदय हुआ, जिसने आदर्शवाद की बड़ी बड़ी कहानियों को खारिज करना शुरू कर दिया। इस पलटवार के अगुवा थे G.E. मूर और बर्ट्रैंड रसल। उनका तर्क बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि आदर्शवादी एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। वे किसी चीज को जानने के अनुभव को खुद उस चीज से मिला दे रहे हैं। जैसे नीले रंग को देखने का अनुभव मेरे मन में है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि नीला रंग भी मेरे मन में ही है। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? आदर्शवाद हार गया और यथार्थवाद जीत गया? शायद नहीं, क्योंकि 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में कुछ बहुत ही अप्रत्याशित जगहों से आदर्शवाद की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। ये शब्द किसी दार्शनिक के नहीं, बल्कि एक महान भौतिक विज्ञानी सर जेम्स जीन्स के हैं। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स की अजीबोगरीब दुनिया में झांका, तो कुछ लोगों को लगा कि वास्तविकता शायद उतनी ठोस है ही नहीं जितनी लगती है, और चेतना इसमें एक बुनियादी भूमिका निभाती है। आज विश्लेषणात्मक आदर्शवाद जैसे नए रूप सामने आ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स की कई व्याख्याएं देखने वाले यानी ऑब्जर्वर को केंद्रीय मानती हैं, और पैनसाइकिज्म जैसा विचार कि चेतना ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है, एक बार फिर लोकप्रिय हो रहा है। ये सब उसी पुराने सवाल की ओर इशारा करते हैं, क्या वास्तविकता का आधार सच में चेतना है? तो अब हम अपनी यात्रा के अंत में उस शुरुआती संख्या पर लौटते हैं, 4.3%। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं लगता है ना, अब ये एक पूरी कहानी कहता है, एक ऐसे विचार की कहानी जो 2 महाद्वीपों में जन्मा, सदियों तक दर्शन पर हावी रहा, फिर लगभग गायब हो गया, लेकिन शायद अभी भी मरा नहीं है। और ये हमें एक अंतिम और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आदर्शवादी सही हैं और ये सारी वास्तविकता मन या चेतना का ही खेल है, तो फिर सवाल ये है कि ये मन किसका है?